संघ की स्थापना 1925 में हुई। सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक विडंबना ये रही कि संघ के ऊपर शुरू से ही दोषारोपण होने प्रारंभ हो गए। संघ के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं स्थापित करने की कोशिश हुई। उसमें से एक भ्रांत धारणा तो आज भी स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, और वो ये है कि आज़ादी के आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं रही। इतना ही नहीं तो इसके आगे भी बढ़कर के कहा जाता है कि संघ के स्वयंसेवकों ने ब्रिटिश लोगों के लिए मुखबरी की। अब ये आरोप लगाने वाले, उनके पास में ये सब प्रमाण कहाँ तक होंगे ये तो वे ही जाने, लेकिन इस संबंध में एक वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी ने इसी विषय को लेकर के एक शोध प्रबंध लिखा है। उसमें आज़ादी के आंदोलन के अंदर स्वयंसेवकों की क्या भूमिका रही, यही उन्होंने अभिलेखागार की विभिन्न प्रकार की पत्रावलियों का अध्ययन करने के बाद वह एक पुस्तक के रूप में भी भारत सरकार ने प्रकाशित किया। 1925 में संघ की स्थापना हुई। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 22 वर्ष तक संघ स्थापना के बाद आज़ादी का आंदोलन चला। इन 22 वर्षों में कौन से कामों में आज़ादी के आंदोलन में संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका रही, तो हम थोड़ा सा परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, जो संघ के संस्थापक थे, उनके जीवन के बारे में ही कुछ प्रसंगों की चर्चा करते हैं। 1905 में लोकमान्य तिलक जी की प्रेरणा से बंग भंग आंदोलन में विद्यार्थी समाज नाम से एक संस्था बना करके सक्रिय हुए। वंदे मातरम का विरोध को लेकर के रिस्ले सर्कुलर के विरोध में केशव हेडगेवार ने नील सिटी हाई स्कूल में अंग्रेज निरीक्षक का वंदे मातरम कह करके ही स्वागत किया। परिणाम स्वरूप उनको विद्यालय से निष्कासित होना पड़ा। 1908 में रामपायली में भी चाचा जी के यहाँ बाद में जहाँ वो पढ़ने गए थे, वहाँ पर भी पुलिस थाने पर एक बम का धमाका किया और वहाँ के दशहरे के उत्सव में सीमोल्लंघन के विषय पर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध भाषण दिया। बाद में वे कलकत्ता डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए चले गए। वापस आए। 1915 के अंदर 1857 की तरह छावनियों के अंदर सशस्त्र सैनिक क्रांति की योजना बनी। उसमें भी डॉक्टर हेडगेवार चिकित्सक बनकर के छावनियों में जाना, सैनिकों से संपर्क करना, वहाँ से गुप्त रास्ते से सैनिकों की वर्दी, हथियार इत्यादि बाहर निकालना, इस सब काम में रहे। लेकिन पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी 2 बार आज़ादी के आंदोलन में जेल भी गए। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की और उस असहयोग आंदोलन के अंदर डॉक्टर हेडगेवार जी, जिसको नागपुर के आसपास का विदर्भ या मध्य प्रांत कहा जाता था उस समय, उस मध्य प्रांत के प्रमुख थे। सभाएं करना, आज़ादी की चर्चा करना, अंग्रेज सरकार का विरोध करना, ये इतना ज़्यादा हुआ कि उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला और उस
मुकदमे में उनको 1 वर्ष के कारावास की सजा हुई। 19 अगस्त 1921 को नागपुर के अंदर अंजनी नाम की जेल में उनको रखा गया। 1 वर्ष के बाद 11 जुलाई 1922 को उनकी रिहाई होती है। बड़ा भारी स्वागत हुआ। वेंकटेश एक थिएटर है, वहाँ पर उनके समर्थन के अंदर तेज वर्षा के बावजूद भी पूरा थिएटर भरा हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ लोग उनका मान सम्मान करने के लिए वहाँ पर आए। 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन था। उस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने, चूंकि संघ की स्थापना हो गई थी, सब शाखाओं पर पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव पर 1930 की 26 जनवरी को एक भाषण का कार्यक्रम रखा। 1930 में ही एक और घटना होती है। महात्मा गांधी जी ने एक और आंदोलन की घोषणा की और ये आंदोलन था नमक सत्याग्रह का आंदोलन। इसके समर्थन में डॉक्टर हेडगेवार जी ने जंगल सत्याग्रह का निर्णय किया। नागपुर से वरिष्ठ कार्यकर्ता अप्पाजी जोशी, दादाराव परमार्थ सहित अनेक स्वयंसेवक उनके साथ गए। रेलगाड़ी से यवतमाल गए। यवतमाल में 300-400 स्वयंसेवक लगभग उनके समर्थन में इकट्ठा हुए। जनता की भारी भीड़ थी। यवतमाल के पास जंगल में गए। पुलिस वहाँ पहले से तैयार थी। प्रतीकात्मक घास को काटा गया और जंगल की घास को काटने के आरोप में डॉक्टर हेडगेवार जी की गिरफ्तारी हुई। 9 महीने का सश्रम कारावास की सजा उनको हुई। यह डॉक्टर जी के जीवन में यह दूसरी उनकी जेल यात्रा थी। 1932 में भी ऐसा कुछ होता है। गुप्तचरों के द्वारा संघ के बारे में एक रिपोर्ट दी जाती है सरकार को और इस रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि संघ जो अपना उद्देश्य बता रहा है कि हम केवल संगठन करने के लिए ही संघ का काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। यह केवल दिखावा मात्र है। वास्तव में जब संघ की ताकत धीरे धीरे बढ़ जाएगी तो जैसा वो शाखाओं और गुप्त शिविरों के माध्यम से हथियारों का प्रशिक्षण दे रहा है, अपनी ताकत बढ़ने पर वह अंग्रेज सरकार को पलटने के लिए आंदोलन भी करेगा। और इसी रिपोर्ट के आधार पर सभी शासकीय कर्मचारियों को संघ की गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। जो लोग ये कहते हैं कि संघ के स्वयंसेवक मुखबिरी करते थे, शायद उनको ध्यान में आएगा कि संघ के स्वयंसेवक जो सरकारी कर्मचारी थे उनके ऊपर भाग लेने के लिए प्रतिबंध यह शासन की ओर से लगा। 1940 में पूजनीय डॉक्टर जी का देहावसान हो गया। डॉक्टर जी के देहावसान के बाद भी आज़ादी के आंदोलन में स्वयंसेवकों की सक्रिय भूमिका बनी रही। 1942 में पूज्य महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और इस भारत छोड़ो आंदोलन के कारण से पूरे देश भर के अंदर एक मानो क्रांति का ज्वार आ गया था। लोग इकट्ठा होते, भीड़ के रूप में सरकारी कार्यालय पर जाते, थाने पर जाते, तहसील पर जाते, वहाँ के कर्मचारियों के साथ में झगड़ा करते और वहाँ से
यूनियन जैक हटा करके उसके ऊपर तिरंगा झंडा फहराते। इस भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर नागपुर के पास चिमूर आमटी नाम के एक स्थान पर स्वयंसेवकों ने सरकारी भवन के ऊपर धावा बोल दिया। बाद में पुलिस भी आई, कड़ा संघर्ष हुआ और उस कड़े संघर्ष के अंदर पुलिस की गोली से 12 स्वयंसेवक शहीद हो गए। इन 12 स्वयंसेवकों के नाम आज भी अभिलेखागार के अंदर लिखे हुए हैं। नागपुर के पास ही रामटेक स्थान पर वहाँ के नगर कार्यवाह बाला साहब देशपांडे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों के साथ में जनता एकत्रित होकर के पुलिस थाने पर पहुंच गई। संघर्ष हुआ, अतिरिक्त पुलिस आ गई, बाला साहब देशपांडे गिरफ्तार हुए और बाद में उनको मृत्यु दंड की सजा हुई। लेकिन 1947 के आज़ादी के बाद वे उस सजा से मुक्त हो गए। ये बाला साहब देशपांडे, जिन्होंने बाद में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना करके देश भर में एक बहुत बड़े संगठन का काम चलाया। मेरठ के पास में मवाना नाम के स्थान पर भी ऐसा हुआ। आगरा के पास में बरहन में भी ऐसा हुआ। प्रयाग में पूज्य रज्जू भैया के नेतृत्व में भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारियां इत्यादि दी, संघर्ष किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी स्वयंसेवकों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। क्रांति के काम में लगे हुए ऐसे अनेक क्रांतिकारी जिनको पुलिस से बचने के लिए भूमिगत होना पड़ा, ऐसे भूमिगत होने वाले क्रांतिकारियों के बचने के लिए आश्रय देने का काम भी संघ के स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर के किया। सैंडर्स वध के बाद राजगुरु ये भूमिगत होने के लिए उनको नागपुर डॉक्टर हेडगेवार जी के पास में भेजा गया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उनको भैयाजी दानी का जो खेत है उमरेड में उनके खेत पर बने हुए एक मकान पर ठहराया और उनको ये भी कहा कि आप पूना के रहने वाले हैं, आप पूना मत जाइएगा, आप पहचान लिए जाओगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद राजगुरु थोड़े से असावधान हो गए, वे पूना चले गए और वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उनको मृत्युदंड की सज़ा हुई। ऐसे ही अरुणा आसफ अली और बाबू जयप्रकाश नारायण जी को भी दिल्ली के प्रांत संघचालक लाला हंसराज गुप्त के घर पर आश्रय की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं तो संघ के स्वयंसेवकों ने सिंध के अंदर जब नेहरू जी का प्रवास था और वहाँ उनकी सभा होने वाली थी, उस सभा के पहले कांग्रेस के लोग संघ के स्वयंसेवकों के पास में आए और कहा मुस्लिम लीग इस सभा को विफल करने के लिए गड़बड़ी कर सकती है। अच्छी बड़ी संख्या में स्वयंसेवक लाठी लेकर के उस सभा के अंदर, उस सभा के आसपास में थे। स्वयंसेवकों की सक्रियता को देख करके मुस्लिम लीग ने किसी प्रकार के व्यवधान करने की हिम्मत नहीं की। पूज्य महात्मा गांधी जी दिल्ली के प्रवास पर आए, वे हरिजन बस्ती में ठहरे हुए थे और सरकारी किसी प्रकार की सुरक्षा लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन गांधी जी के जीवन को खतरा है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। उस समय कांग्रेस के नेता कृष्णाजी नायर संघ के कार्यकर्ताओं के पास में गए, गांधी जी की सुरक्षा करने का आग्रह किया। स्वयंसेवकों ने रात भर जग करके गांधी जी के निवास के चारों ओर पहरा दिया, उनकी सुरक्षा की। मिलीजुली सरकार बनी थी देश में और पहली बार जब उसका अधिवेशन था
पहले दिन जब कांग्रेस के लोग यानी हमारे जनप्रतिनिधि जब उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो मुस्लिम गुंडों के द्वारा न केवल उनको गालियां बकी गई, उनके ऊपर अंडे टमाटर भी फेंके गए। उसी दिन डॉक्टर देशबंधु गुप्ता संघ के कार्यकर्ताओं से मिले और सभी जनप्रतिनिधियों को मुस्लिम लीग के गुंडों से सुरक्षा करने का आग्रह किया। अगले दिन स्वयंसेवकों ने उनके जाने के पहले ही रास्ते में छोटे बड़े समूह के अंदर मोर्चा जमाया। स्वयंसेवकों की सक्रियता को देख करके किसी भी मुस्लिम गुंडे की अंडा टमाटर फेंकने का तो दूर से भी गाली गलौज करने की हिम्मत नहीं हुई। आज़ादी के ठीक पहले परम पूज्य श्री गुरु जी का प्रवास था सिंध के अंदर। गुरु जी ने सब स्वयंसेवकों को आह्वान किया, प्राण प्रण से हिंदू समाज की सुरक्षा करनी है। गुरु जी के इस एक आह्वान को ही मंत्र समझ करके स्वयंसेवकों ने जान की बाजी लगाकर स्थान स्थान पर मोर्चा बनाकर स्थानीय नागरिकों का न केवल सहयोग किया, न केवल सुरक्षा की, बल्कि उनको सुरक्षित वापस भारत जाने के लिए भी सब प्रकार की सहायता की। और यही कारण था कि वे शरणार्थी बनकर के जब दिल्ली आते थे तो और किसी शिविरों में जाने की बजाय स्वयंसेवकों के शिविरों की ओर ही वे जाना पसंद करते थे, क्योंकि उनको संघ के स्वयंसेवकों पर पूरा भरोसा हो गया था। 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन देश की आज़ादी के बाद जब पहला लोकसभा का अधिवेशन था, उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। उस बहुत बड़ी घटना के पहले आज़ादी के बाद फिर से आज़ादी के 2 और संघर्ष चले, उसकी चर्चा करना मैं पहले प्रासंगिक समझता हूँ। 1954 के अंदर दादरा नगर हवेली को मुक्त कराने के लिए संघर्ष चला। पुणे के माननीय जिला संघचालक विनायक राव जी के नेतृत्व में सैकड़ों स्वयंसेवक, जो भी उनके पास में लाठी इत्यादि हथियार थे, वो लेकर के गए और दादरा नगर हवेली को मुक्त कराने में स्वयंसेवकों की बहुत बड़ी भूमिका रही। 1955 में गोवा मुक्ति का आंदोलन चला, पूरे देश भर से आह्वान हुआ। शासन इस समय ये आंदोलन चाहता नहीं था, लेकिन शासन की इच्छा के विरुद्ध भी ये आंदोलन चला और गोवा मुक्ति आंदोलन में पुलिस की गोलियां भी चली और उस पुलिस की गोलियों में स्वयंसेवक भी शहीद हुए। मथुरा के अमीचंद गुप्ता शहीद हुए, उज्जैन के राजा भाऊ शहीद हुए, सागर की एक बहन सहोदरा देवी शहीद हुई। ये सब बलिदान देकर के भी स्वयंसेवकों ने गोवा मुक्ति आखिर करवा ही ली। एक बहुत बड़ी भूमिका गोवा मुक्ति के आंदोलन में हुई। आज़ादी के बाद सितंबर के महीने में एक बहुत बड़ी घटना इस देश में घटित होते होते बच गई। लोकसभा के अंदर अधिवेशन था। मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र ये था कि जिस समय सारे जनप्रतिनिधि
और सरकारी अधिकारी एक साथ जब लोकसभा में रहेंगे तो उनकी सामूहिक हत्या कर दी जाए। इस प्रकार की कुछ चर्चा चली। संघ के स्वयंसेवकों ने गुप्तचरी करते हुए उनके इस षड्यंत्र के भेद को पा लिया और समय रहते शासन को सूचना दे दी और एक प्रकार से यह बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। इस विषय पर भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भगवान दास इसके बारे में बोलते हुए कहते हैं, मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली है कि आरएसएस के नवयुवकों ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को समय रहते मुस्लिम लीग के उस षड्यंत्र की सूचना दे दी थी जिसके तहत 10 सितंबर 1947 को मुस्लिम लीग दिल्ली में सशस्त्र विद्रोह करके भारत सरकार के मंत्रियों और बड़े अधिकारियों की हत्या कर देती, लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा फहरा देती और हिंदुस्तान कब्जे में ले लेती। यदि यह देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ तरुण नेहरू और पटेल को ठीक समय पर सूचना न देते तो आज कोई भारत सरकार ना होती, सारे देश का नाम बदलकर पाकिस्तान हो जाता, दसियों लाख हिंदू मारे जाते, उससे अधिक इस्लाम में धकेल दिए जाते और भारत फिर से गुलाम बन जाता। ये सब वो प्रमुख घटनाएं हैं जो आज़ादी के आंदोलन में जिसमें स्वयंसेवकों की भूमिका रही और इसलिए जो कहा जाता है कि आज़ादी के आंदोलन में संघ के स्वयंसेवकों की कोई भूमिका नहीं रही। तो इस संबंध में डॉक्टर राकेश सिन्हा जी ने जो शोध प्रबंध लिखा है वह एक शासकीय स्तर पर अधिकृत दस्तावेज है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे विषय इस दस्तावेज के अंदर हो सकते हैं।